हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की बेटा इस वीडियो में हम लोग 2022 का तीसरा सेट हम सॉल्व कराएंगे। तीसरा सेट है बेटा आपका ईएल कोड का है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको 2022 का पहला और दूसरा सेट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग तीसरे सेट के चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, आपका तीसरे सेट में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए आपको बेटा, मैं शुरुआत से हर वीडियो में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो हमारा 2023 का जो हमने आपको सेट सॉल्व कराया था, फर्स्ट सेट सॉल्व कराया था, उसमें हमने जो क्वेश्चन ऐसे आए थे उसके लिए हमने एक टेबल बनवाया था और उस टेबल में हर पॉइंट पे कि अवतल दर्पण की स्थितियां आपको बताई गई थी उस टेबल में कि अवतल दर्पण के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता है, सारी स्थितियों को आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर जिस बच्चे ने उस चीज़ को तैयार किया होगा वो तुरंत बता देगा। देखिए अवतल दर्पण का फोकस पर अगर हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के, तो फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बेटा वो अनंत पर बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग पिछले वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपका फिर से ध्यान में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या बताया गया है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखिए अभी इससे पहले वाले फर्स्ट सेट में आपको एक क्वेश्चन आया था कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या पूछा है आपने कि चाल किसकी न्यूनतम होगी। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसी में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v की वेलोसिटी के होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बेटा हीरा है, जल है, कांच है, केरोसिन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है और हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम, यानी प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आपका बेटा ऑप्शन क्या है, हीरा आपका सही है। हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी, लेकिन अगर इसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। देखिए 5 ओम का प्रतिरोध तार है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ डिसाइड होगी कि इतनी लेंथ का जो प्रतिरोध है आपका 5 ओम का है। और जब उसको बराबर बराबर टुकड़ों में अगर हम काट देते हैं तो बेटा अगर लेंथ इक्वल है और उसी पदार्थ से बना हुआ वायर है तो उसका प्रतिरोध भी सभी टुकड़ों का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके अनुक्रमानुपाती किसके होता है, एल के। अगर वायर का यानी चालक तार का अगर आप लंबाई को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और ये जैसे कॉपर का ही वायर ले लेते हैं, तो कॉपर का वायर अगर हम लेते हैं तो कॉपर का वायर अगर 1 मीटर लंबा हम ले लिया, ओके, तो 1 मीटर लंबे वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा, अगर दूसरा टुकड़ा भी अगर हम कॉपर का ही लेते हैं वायर का, तो 1 मीटर लंबा अगर है तो दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आर ही होगा, इसका भी आर ही होगा, इसका भी। तो यहाँ पे आपको साफ बताया गया है कि 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो 5 बराबर यानी लेंथ क्या हो गई बेटा, सेम हो गई, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध पूछा है अलग अलग, तो 5 ओम का आपका है तो एक टुकड़े का प्रतिरोध अगर आप निकालोगे, एक टुकड़े का प्रतिरोध, तो बेटा एक टुकड़े का प्रतिरोध इक्वल टू 5/5, क्योंकि 5 टुकड़े किए जा रहे हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1 ओम। यानी आप कह सकते हो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 ओम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देखिए वैद्युत शक्ति क्या है, तो वैद्युत शक्ति को आपको कई बार मैंने बताया, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ओके, तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो P का अगर मात्रक निकालते हैं तो V क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो विभवांतर को। तो ये आपका इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और
करंट आई का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, तो वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हो, लेकिन वोल्ट एम्पियर तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है, और वोल्ट एम्पियर को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं, और वाट आपके ऑप्शन में है तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी वोल्ट देखो तो विभवांतर का मात्रक है, और आपका एम्पियर देखो तो धारा का मात्रक है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है, तो बचा आपका वाट, तो वाट किसका मात्रक होगा, वैद्युत शक्ति का मात्रक होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देखिए दर्पण जो और लेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपको बेटा पता है कि अवतल जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और लेंस में जब हम आते हैं तो लेंस में भी आपका क्या होता है, अवतल लेंस का ही आपका क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी दोनों क्या होंगे, अवतल ही होंगे, यानी दर्पण भी अवतल दर्पण होगा और लेंस में भी अवतल लेंस होगा। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों दिया है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे, और यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं, निकट यानी ट आप बोलोगे तो लास्ट में आपका अ आता है, अगर ट धीरे से बोलते हो तो अ का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा हो रहा है। अब अ का मतलब क्या हो गया, अवतल लेंस, ये कई बार हम बता चुके हैं, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तो निकट में कौन सा लेंस यूज करोगे आप, अवतल लेंस यूज करोगे। ओके, इसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो देखो बेटा धारा का फार्मूला तुम्हें पता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, और Q इक्वल टू कह लें तो I इंटू टी हो जाएगा। तो अगर हम इनकी यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या आ जाएगी, Q की यूनिट क्या होगी, I की यूनिट एम्पियर, और T समय की यूनिट आपका क्या है, सेकंड, एम्पियर सेकंड, या तो एम्पियर सेकंड तो इसमें कहीं है नहीं, और एम्पियर सेकंड को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे C से इंडिकेट करते हैं, या इसको लिख सकते हो आप लोग कूलाम। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपका बी ऑप्शन है कूलाम आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखिए अब इसमें हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न में देखते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है आगे। देखिए बेटा वर्णनात्मक प्रश्न में आपका 21 नंबर है क्वेश्चन, 21 का क दिया गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पिछले सेट में भी आ चुका है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण हर सिचुएशन में आपका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है ना, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी यह बहुत ही कम शेप में आपके बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब क्या करता है, अपने अंदर बना लेता है, जिससे हमें छोटे से ही दर्पण में बहुत पीछे के बहुत सारे एरिया का बहुत दूर तक, और बहुत दूर तक नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र का हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसलिए ही इसे हम लोग वाहनों में इसका उपयोग करते हैं कि पीछे से आने वाली बड़ी से बड़ी गाड़ियों को हम लोग क्या कर सकें, इसमें देख सकें, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो यहाँ पे देखिए आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है और प्रतिबिंब दे दिया है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। चलिए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर,
और अवतल लेंस है बेटा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होती है, माइनस में हो जाएगी। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, यानी यू आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो अगर लेंस से हमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु पर का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी माइनस का 20 सेंटीमीटर, वी भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, बेटा लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f, एफ की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 1/- का 30 = 1/v की वैल्यू है माइनस का 20 माइनस 1/u। देखिए u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u को हम इस साइड लाते हैं और 1/-30 को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, u इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/u = ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/30 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 1/20। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/u = 30 और 20 का बेटा एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो 32 जा 60 और -20 3 जा 60, यानी 3 हो जाएगा। तो 1/u = माइनस का 1/ क्या हो जाएगा, ये 60, या u = आप कह सकते हो 60 सेंटीमीटर। यानी आपका जो वस्तु है उसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, तो वस्तु को बेटा हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब बेटा -20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। हमें इसके लिए किरण आरेख बनाना है। देखिए अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ बच्चों के माइंड में ये आता है कि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए तुरंत वो क्या करते हैं कि अवतल दर्पण पे वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग ये सोच माइंड में तुरंत आता है कि बड़ा प्रतिबिंब हमारा तभी बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो दिया है कि प्रतिबिंब आपका कैसा हो, वास्तविक हो और तब बड़ा हो। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब आप वह अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हो, तब आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो वस्तु को, तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है बेटा, वो वस्तु से बड़ा तो होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके लिए वास्तविक के लिए हम देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब अगर बेटा आपको बनाना है तो उसके लिए आपको अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं रखना है, वस्तु को कहाँ पे रखोगे आप, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये आपका बेटा हो गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का जो चिकना भाग होता है इसे परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है बेटा, यही दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। और ध्रुव, और यह दर्पण हमारा जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कि इसका वक्रता केंद्र यहाँ है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया सी, और वक्रता केंद्र सी और पी के बीच की जो दूरी होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वो आपका होता है फोकस का। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि वस्तु को हमें वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो हम वस्तु को बेटा वक्रता केंद्र और फोकस के यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं।
और बीच में रखने पे अब एक प्रकाश की किरण को हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो आपको बेटा पता है परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके चली जाती हैं। ये आपका फोकस हो गया। और दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फोकस से ही हम मानते हैं कि फोकस से एक प्रकाश की किरण जा रही है, और जब बेटा यह फोकस से होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बेटा आपके, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, मुख्य अक्ष के इसको समांतर कर दिया। और जब वो मुख्य अक्ष के समांतर किए हैं तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, जो वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें थोड़ा सा हमारी लाइनिंग आपकी क्या है, टेढ़ी हो गई है। आप लोग स्केल से बहुत अच्छे से ही सीधी लाइनों में खींच के आप लोग किरण आरेख को क्या कर लोगे, बनाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि सी आपका क्या है, हम चलिए लिख भी दे रहे हैं, ये आपका हो गया बेटा वक्रता केंद्र, ये आपकी हो गई फोकस बिंदु, फोकस हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। ये आपका ए और बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश और बी डैश, जो आपके प्रतिबिंब की लंबाई है। यही किरण आरेख आपको क्या करना था, दिखाना था, ठीक है ना। तो इसकी आप लोग देखिए, किरण आरेख आपको खींचने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप आराम से इस फिगर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। चलिए बेटा 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर पूछा है क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, तथा बताना है इसमें आगे क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को आपने पढ़ा होगा, उससे हम रिलेट करते हैं, उसी की फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला से हम इसकी पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा है, तो आपको बेटा पता है ओम के नियम से R इक्वल टू क्या होता है, V/I। और R का मात्रक अगर आप देखते हो तो R का मात्रक इक्वल टू V का मात्रक, V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, तो विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट, ओके। और धारा है, धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बेटा हम लोग कहते हैं ओम, ओके। और ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। तो आप क्या लिख दोगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया आपका, ओम हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको चलिए सॉल्व करते हैं कि कैपिटल एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध आपका 10 ओम है, ठीक है ना। तो यहाँ R इक्वल टू रो L अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो अब यहाँ पे इसके पे वैल्यू को रखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो R की वैल्यू बेटा आपको 10 दिया गया है, 10 इक्वल टू रो, L की वैल्यू आपकी कैपिटल L है और A की A ही है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब इसी में दिया है कि इसी पदार्थ के एक अन्य तार, तो देखिए बेटा अगर उसी पदार्थ का एक अन्य तार लिया जाता है तो उसके लिए रो की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे हमें उसका प्रतिरोध तो नहीं पता है, तो उसको प्रतिरोध को हम मान लेते हैं कि R डैश है, तो R डैश इक्वल टू रो। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, L/3 है, तो L अपॉन में हम क्या कर लेंगे 3, और मोटाई दिया है बेटा 3A, फार्मूला अपॉन में A है तो इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर
और जब बेटा हम भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा आर डैश इजकल टू रो एल अपॉन 3 जा हो जाएगा ये 9a, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 10, और इसके अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए। तो देखिए बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आर डैश अपॉन 10 इजकल टू रो एल इंटू ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 9a रो एल। तो देखिए रो एल ए से रो एल ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आर डैश अपॉन 10 इजकल टू, तो ये हो जाएगा 1/9। ओके, और जब यह 1/9 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आर डैश की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/9, या आप लिख सकते हैं इसको डिवाइड कर लोगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा लो फिर 0, तो 1.11 आता चला जाएगा, तो ये इतना क्या हो जाएगा ओम का हो जाएगा। ओके, तो आपका जो अगर उसकी लंबाई को कम कर दिया जाता है और मोटाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बेटा क्या हो गया पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। चलिए बेटा 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये है कि किसी लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। देखिए लेंस के संदर्भ में हमें समझाना है, तो सबसे पहली बात है कि ये मुख्य अक्ष पहले आपको बताना है। तो अगर आपको बेटा मुख्य अक्ष बताना है तो देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारा है मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए फिगर भी हम बता दे रहे हैं आपको, डेफिनेशन फिगर से ही आप लिख लोगे। जैसे आप देखते हो कि उत्तल लेंस के लिए हम भी देखते हैं, तो ये बेटा आपका कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है, और ये आपका कौन सा लेंस है ये आपका कौन सा लेंस है ये आपका बेटा है अवतल लेंस। तो देखिए होता क्या है कि जो भी लेंस बनते हैं तो लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। जैसे यहाँ पे यह उत्तल लेंस जो बना है, देखिए अब ये भी नहीं कह सकते कि जो लेंस बनते हो उसमें दो गोलीय पृष्ठ ही हो, लेकिन लेंस के लिए आपकी एक पृष्ठ का गोलीय होना जरूरी होता है। अगर एक पृष्ठ गोलीय है तभी आप उसे लेंस कह सकते हो, अन्यथा उसे लेंस आप नहीं कहोगे। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर ये जो उत्तल लेंस मैंने बनाया है इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो आपके गोलीय उत्तल लेंस हैं, ये भी आपका इसका भी एक गोला होगा एक इसका भी होगा। तो दोनों गोलीय पृष्ठों का जो वक्रता केंद्र होता है ना, इनके वक्रता केंद्र को ही मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी क्या है बेटा मुख्य अक्ष होती है। ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए अवतल लेंस में भी, तो अवतल लेंस में भी देखो ये आपका ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये भी एक गोलीय पृष्ठ होगा, और यहाँ पे भी ये मुड़ा हुआ है तो ये भी एक गोलीय, तो इसका भी कहीं ना कहीं आपका सेंटर होगा और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और दोनों सेंटरों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका उत्तल लेंस के लिए है और ये आपका क्या है अवतल लेंस के लिए है, दोनों के लिए आपको मैंने बताया। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि जब मान लीजिए प्रकाश की किरणें जो होती हैं जब लेंस पे आपतित होती हैं, ये देखिए ये आपका जैसे लेंस है, ये उत्तल लेंस है। हमें देखिए लेंस के लिए ही बताना है तो हम जो लेंस एक पे बताएंगे वही प्रोसेस आपका दूसरे पे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करती है और उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पे इकट्ठा करती है। तो हम एक एक लेंस को ही लेके बता रहे हैं, वैसे ही क्योंकि हमें लेंस पे ही बताना है, किसी लेंस का पार्टिकुलर नाम नहीं दिया है, तो किसी भी एक लेंस को लेके आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तल लेंस को देखते हैं, तो जब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब इस पे हम एक आपतित किरण डालते हैं, ये आपकी आपतित किरण है। देखिए आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण वायु से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है बेटा विचलित हो जाती है।
आपने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। तो ये बताइए, अब आपका लेंस कांच से बना है और कांच के बाहर का जो माध्यम है वो क्या है, हवा का है, वायु का है। तो वायु से प्रकाश किरण जब लेंस में प्रवेश करेगी तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है बेटा। और ये जो विचलित होती है ये कुछ ऐसे हो जाती है, और यह विचलित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और यह बिना विचलित हुए इस पॉइंट से गुजरती है, और जब ये बाहर निकलती है तो फिर से अपने मार्ग से क्या होती है, ये तुरंत दूर हटती है। तो इस लहजे से ये कुछ ऐसे होकर निकलती है, और ऐसे में क्या होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और बीच में इनका यहाँ पे क्या होता है, ये बीच वाली रेखा सीधी होती है। मैक्सिमम बच्चों को हमने गलत करते हुए इसे देखा है। अक्सर बच्चे ये बोल देते हैं कि आपतित प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए जिस पॉइंट से होकर गुजर जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेकिन बेटा प्रकाशिक केंद्र के लेंस के अंदर जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो नहीं विचलित होती है। बाकी बाहर और बाहर से जब लेंस से जब बाहर निकलती है, निर्गत किरण जो निकलती है, वो दोनों क्या होते हैं, अपने मार्ग को बदल देते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा केयरफुली होके ध्यान देके पढ़िएगा। ओके, अब थर्ड आपसे पूछा है कि प्रथम मुख्य फोकस क्या है। देखिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, तो यदि हम यहाँ पे क्या कर लें, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, और इसका जब प्रथम फोकस हमें बताना है तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, जैसे यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ओके, और इसके अपोजिट अब आपका द्वितीय फोकस की जब बात आती है तो हमने यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, और हम ये बताते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर क्या होती हैं बेटा, मिलती हैं, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, F2। ओके, ये अपवर्तन के पश्चात दोनों जाके उसी पे चारों किरणें एक ही पॉइंट पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और अवतल लेंस की जब बात की जाएगी तो अवतल लेंस में बेटा प्रथम फोकस जो होगा वो आपका इस साइड होता है, द राइट साइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य अक्ष के यहाँ से जो समांतर किरणें जाती हैं वो फैलने का काम करती हैं। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि उसी पॉइंट से होकर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो इसका अपोजिट यहाँ पे अवतल लेंस में राइट साइड में आपका प्रथम फोकस होता है, और द्वितीय फोकस आपका कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप लोग फिगर देख सकते हैं, हमें लेंस के लिए बस बताना था, इसलिए हमने उत्तल लेंस को लेके आपको बता दिया। ओके, तो आपका बेटा सेट नंबर 3 जो था ईएल कोड का, ये आपका यहाँ पे आप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से आप एकदम सही तरीके से प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप क्वेश्चनों को, इसमें आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी बने। देखिए जितने भी किरण आरेख हैं, लेंस से इमेज बन रहे हैं, उनकी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, आप लोग उसको सही से नहीं बना पाओगे। ओके, तो अगर इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी कहीं भी वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले वो टॉपिक को ही आपको समझाएंगे, उसके बाद हम अगला आपका जो सेट होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है बेटा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू बेटा।